दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा एज ऑफ रिवाइवल के ऊपर। तो इस वीडियो के बाद मतलब ये वीडियो ख़त्म होने के बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो बहुत सारे राइटर जो एज ऑफ रिवाइवल से बिलोंग करते हैं, मैं उनको भी धीरे धीरे टच करते जाऊँगा। तो उनको समझने के लिए ये भी आवश्यक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम एज ऑफ रिवाइवल को जानें। तो जस्ट इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी इरेस्मस के ऊपर, तो वो भी एज ऑफ रिवाइवल के ही एक राइटर हैं। तो उन पर वीडियो बनाने के बाद मुझे ये लगा कि मुझे एज ऑफ रिवाइवल पर भी एक वीडियो बना देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो एज ऑफ रिवाइवल है वो लमसम 1400 से 1500 एडी तक माना जाता है, ठीक है। तो 1400 से 1500 एडी तक इसको माना जाता है। और एज ऑफ रिवाइवल में अगर सबसे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। क्योंकि इसके पहले का जो एज था, जो एज ऑफ चौसर था या फिर जो एंग्लो सेक्शन पीरियड था, तो इसमें प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं आया था। जो बुक थे वो ओरल होते थे, वो ज़्यादा छपते नहीं थे, वो ज़्यादा प्रिंटेड बुक नहीं होते थे। लेकिन एज ऑफ रिवाइवल में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। सबसे पहला जो प्रिंटिंग प्रेस है वो जोहान्स गुटनबर्ग ने 1450 में इन्वेंटेड किया था यूरोप में, ठीक है। तो यूरोप नाम का यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसमें जोहान्स गुटनबर्ग ने 1450 में प्रिंटिंग प्रेस की खोज की, ठीक। विलियम कैक्सटन जो थे उन्होंने इंग्लैंड में और 1476 यानी कि 1476 में उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को यहाँ पर लाया, ठीक है। तो दो चीज़ यहाँ पर जानने वाला है कि जोहान्स गुटनबर्ग ने सबसे पहले 1450 में यूरोप में लाया था। जर्मनी, शायद जर्मनी के थे वो निवासी। और विलियम कैक्सटन जो थे वो 1476 ईस्वी में उन्होंने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस लाया, ठीक। एक दोस्तों नेट में क्वेश्चन बना था कि जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है वो किस चीज से कंसर्न है, ठीक है, किस चीज से रिलेटेड है। तो उसका आंसर जो है वो है रिलीजन, कि जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था वो रिलीजन से कंसर्न था। ये एक यूजीसी का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा हम लोग प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं कि ये वास्तव में क्या था। तो दरअसल ये स्टार्ट किया गया था मार्टिन लूथर के द्वारा, जो कि एक जर्मन मॉन्क थे। तो बेसिकली मार्टिन लूथर जो थे वो ये मानते थे कि चर्च में ना बहुत सारे करप्शन है, बहुत सारे करप्शन है। जो दूसरा आपको पॉइंट दिख रहा होगा उसमें लिखा है कि इंडल्जेंस, इंडल्जेंस का मतलब होता है ऑफिशियल पार्डन, जो जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बात किया था कि उस वक्त चर्च में क्या होता था कि लोग गलती करते थे और जो वहाँ के प्रिस्ट थे, जो चर्च में जो प्रिस्ट होते हैं उसके पास चले जाते थे। वहां जाने के बाद वो ये बोलते थे कि देखिए मैंने ये गलत काम किया है। तो जो प्रिस्ट होते थे, जो पोप होते थे, वो बोलते ठीक है तुम हमको इतना पैसा दे दो और हम तुम्हारा गुनाह जो है वो भगवान से कह के माफ कर देंगे। तो ये जो माफ करवाने वाला जो प्रोसेस था इसको हम लोग इंडल्जेंस बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोग मान जाते थे। लेकिन मार्टिन लूथर जो थे उनको ये चीज बहुत गलत लगा कि नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा ही गलत हो रहा है ये चर्च में। तब मार्टिन लूथर ने क्या किया कि 95 थेसिस मतलब 95 उन्होंने पेपर लिखे और उस पेपर में उन्होंने सब चीज लिखा कि क्या क्या गलत हो रहा है एक चर्च में। तो वो 95 थेसिस का एक उनका पेपर था और उन्होंने मतलब बेसिकली उन्होंने 95 को रूल दिया, मतलब 95 रूल उन्होंने रूल नहीं बोल सकते, वो 95 जो गलत गलत चीजें हो रही थी एक्चुअली उस चीज के बारे में उन्होंने उस थेसिस पेपर में बात किया, ठीक। जो अगला पॉइंट है वो है कि अनदर रिफॉर्मेशन स्टार्टेड इन स्विट्जरलैंड बाय जॉन कैल्विन विच इज कॉल्ड कैल्विनिज्म। तो एक और रिफॉर्मेशन जो था उस वक्त स्टार्ट हो चुका था स्विट्जरलैंड में, जिसको कि हम कैल्विनिज्म बोलते हैं, जो कि जॉन कैल्विन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। तो दोस्तों इसके बाद वाले वीडियो में मुझे लगता है कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन और मतलब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, कैल्विनिज्म और एंग्लिकन चर्च, इन सब के बीच डिफरेंस क्या है। तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूंगा कि एक्चुअली प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन और कैल्विनिज्म जो है वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। अब जो कैल्विनिज्म है और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है वो बहुत हद तक एक थे, बहुत हद तक एक थे, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस थे और कुछ सर्टेन बिलीफ थे जो कैल्विनिज्म मानते थे लेकिन प्रोटेस्टेंट लोग थे वो नहीं मानते थे। तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाकर मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, मैं इसमें नहीं बताना चाहता, अगले वाले वीडियो में मैं जरूर बता दूंगा।
तो जब एज ऑफ रिवाइवल चल रहा था तो उस वक्त प्लेग नाम का एक डिजीज आया जिसने यूरोप का हाफ ऑफ पॉपुलेशन खत्म कर दिया। आधा पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म कर दिया उसने यूरोप का। अब थोड़ा हम देखते हैं कि उस वक्त पॉलिटिकल कंडीशन जो था इंग्लैंड का वो कैसा था। तो 1455 से लेकर 1458 तक यानी कि 3 साल तक एक वार लड़ा गया जिसको हम लोग बोलते हैं वार ऑफ रोजेस। ये जो वार है एक्चुअली दो रॉयल्टी के बीच लड़ा गया था, हाउस ऑफ यॉर्क जिसका सिंबल था व्हाइट रोज और हाउस ऑफ लैंकेस्टर जिसका कि सिंबल था रेड रोज। तो इन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। वो मानते थे, ये दोनों पार्टी जो था वो ये मानता था कि एक्चुअली में केवल एक ही लोग, मतलब दोनों में से कोई एक पार्टी जो है वही इंग्लैंड पे रूल करेगा। और इसके कारण 3 साल तक झगड़ा चला उन लोग का। लेकिन ट्यूडर फैमिली ने बाद में इन दोनों को कंबाइन कर दिया, एक साथ कर दिया। तो ये वार कैसे खत्म हुआ कि जो उस वक्त का राजा था हेनरी द एट, उसने यॉर्क के डॉटर से शादी की, यानी कि हाउस वो जो हेनरी द थर्ड था वो हाउस ऑफ लैंचेस्टर का एक राजा था और उसने हाउस ऑफ यॉर्क की बेटी से शादी कर ली और उसके बाद वो वहां का राजा बन गया और इसके बाद जो युद्ध है यहीं पर समाप्त हो गया। अब देखते हैं कि कितने सारे राजा हुए थे हेनरी द एट से। तो पहले तो हेनरी द एट के पहले हेनरी द सेवेंथ वहाँ के राजा थे जो कि 1485 से 1509 तक वहाँ पर वो कार्यरत थे। तो जब हेनरी द सेवेंथ राजा थे उस वक्त, तो उन्होंने क्या क्या जो पॉलिटिकल कंडीशन में किस तरीके का चीज़ उन्होंने लाया। तो पहले तो उन्होंने शांति लाई, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको इम्प्रूव किया और उन्होंने एक स्टेबल रॉयल हाउस दिया कि रॉयल हाउस में जो मंत्री लोग बैठेंगे वो उनका जो वो एक मंत्री जो है वो सिर्फ एक ही काम को संभालेगा, वो दूसरे काम को नहीं संभालेगा। ठीक है, जो जैसे कि हम लोग के देश में होता है कैबिनेट, तो वो उन्होंने एक कैबिनेट हाउस दिया। फिर उसके साथ साथ उन्होंने शांति तो लाया ही और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो रोड हैं, जो गरीबों के लिए बस्ती है, इन सब के ऊपर उन्होंने काम किया। जो दूसरा राजा थे वो थे हेनरी द एट जो कि 1509 से 1547 तक वो राजा बने रहे और उन्होंने 6 टाइम्स शादी की, यानी कि 6 बार उन्होंने शादी की। अब उसी बीच एक रूल आया जिसको कि हम लोग बोलते हैं वन रूल। वन रूल, उसका नाम ही है वन रूल, जो कि 1534 में पार्लियामेंट में लागू किया गया और उसमें यह बोला गया कि अब जो किंग है वही इंग्लैंड के चर्च का राजा होगा। अब ऐसा इसलिए बोला गया था क्योंकि हेनरी द एट जब दूसरी शादी कर रहे थे तो जो पोप थे वो बोले कि नहीं, ये तो खिलाफ है, ये तो चर्च के खिलाफ है, ये हमारे ट्रेडिशन के खिलाफ है, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। तो अब हेनरी द एट को दूसरा शादी करना ही था। तो बोला कि ठीक है, काम करते हैं, एक रूल ला देते हैं कि अब जो पोप बोलेगा वो नहीं होगा, जो राजा बोलेगा वो होगा। तो वही वन रूल जो है वो 1534 में अप्लाई किया गया था। अब हेनरी द एट की जो 6 पत्नी थी हम उनको देखते हैं। तो पहला जो थी वो थी कैथरीन ऑफ एरगॉन, ये उनकी पहली पत्नी थी। वो एक कैथलिक थी और कैथलिक होने के साथ साथ उनकी जो बेटी थी उनका नाम था मैरी। अब दूसरी जो, अब चूंकि हेनरी द एट को लड़का चाहिए था, तो अब लड़का चाहिए था तो अब उनसे तो हुई नहीं, एक ही बेटी हुई जिसका नाम मैरी था। तो फिर उसने शादी किया एन बोलीन से जो उनकी सेकेंड वाइफ थी और उनसे फिर उनको बेटी हुई जिनका की नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट। अब उन्होंने फिर शादी किया जेन सीमोर से जो कि थर्ड वाइफ थी और उनसे उनका बेटा हुआ, सन जो था उनका नाम था एडवर्ड द सिक्स्थ। तो अब ये जो एडवर्ड द सिक्स्थ था वो बहुत ज्यादा कुशल शासक तो नहीं बोल सकते क्योंकि उसको बहुत ज्यादा बीमारियां थी। तो अब ये बात जब हेनरी द एट को पता चला तो उससे फिर से शादी की और चौथा वाइफ का नाम था एन क्लिफ। फिर उसने शादी किया कैथरीन होवार्ड से जो कि 5वीं वाइफ थी उसकी और वो प्रोटेस्टेंट थी। और उसके बाद उन्होंने एक फिर शादी किया जिसका की नाम है कैथरीन पर जो कि उनकी सिक्स्थ वाइफ थी। तो उनसे उनको कोई बेटा या बेटी नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एडवर्ड जो सिक्स था वही राजा बना। तो एडवर्ड जो सिक्स है वो 1547 से लेकर 1553 तक वो राजा बना, यानी कि देख रहे हो ज्यादा नहीं है, 6 साल वो राजा बना। तो वो हेनरी द थर्ड, हेनरी द एट जो है, आई एम सॉरी, हेनरी द एट जो है उसके बाद वो सत्ता पर आया था। क्योंकि वो एक प्रोटेस्टेंट था तो उसने जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था उसको कंटिन्यू रखा। ठीक है, अब इसके मरने के बाद वहां की जो रानी बनी वो थी मैरी फर्स्ट जो कि 1553 से 1588 तक चली। अब क्या हुआ कि मैरी द फर्स्ट जो थी वो एक कैथलिक थी और कैथलिक होने के कारण जो वहां के प्रोटेस्टेंट थे
प्रोटेस्टेंट लोग जो थे उससे उसको बहुत ज़्यादा घृणा हो गया। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्या है, ये मतलब ये कोई है क्या? तो जैसे देखिए, हम लोग के जो देश है उसमें होता है ना कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। तो पता नहीं जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो नेता लोग होते हैं वो तो एकदम कचड़ा होते हैं, मतलब बहुत उनसे तो बहुत ज़्यादा मैं दूर रहता हूँ। तो वो क्या करते हैं कि हिंदू को बोल देंगे कि जो मुस्लिम है वो ठीक नहीं है, और मुस्लिम से बोल देंगे जो हिंदू है वो ठीक नहीं है, और दोनों लोग को वो लड़ा देंगे। तो यही बात है, एक प्रोटेस्टेंट था, एक कैथोलिक था। तो जो मैरी फर्स्ट थी वो चूंकि कैथोलिक थी, तो उसने क्या किया कि बहुत सारे प्रोटेस्टेंट जो लोग थे उसको उसने एग्जीक्यूटेड करवा दिया, यानी कि फांसी लगवा दिया, और बहुत सारे लोगों को उसने ये करवाया था। अब ये चीज करने के बाद उसको एक नाम मिला, ब्लडी मैरी और मैरी स्कॉट्स। तो ये दो नाम से मैरी द फर्स्ट को हम लोग जानते हैं। अब उसके बाद जो रानी बनी, उसके मरने के बाद जो रानी बनी वो थी एलिजाबेथ फर्स्ट, जो कि 1558 से 1603 तक चली। अब जो इतना समय था 1558 से लेकर 1603 तक, उसको हम लोग गोल्डन डे बोलते हैं, यानी कि इंग्लैंड का गोल्डन डे। अब ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या किया कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो दोनों लोग थे उन दोनों लोग को वेलकम किया। बोला कि देखिए, कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, हम लोग चूंकि इंग्लैंड के लोग हैं तो ये रहने देते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये हटाते हैं, और हम लोग साथ मिलकर चलते हैं। अब इससे क्या हुआ कि सारे लोग में खुशी का लहर दौड़ गया कि अरे भाई, ये जो रानी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और चूंकि एलिजाबेथ अच्छा थी भी, तभी वो एज जो है वो गोल्डन एज बोला जाता है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लिटरेरी जो आई एम सॉरी जो ड्रामा, जो बेस्ट ड्रामा है इंग्लिश पीरियड के वो निकले, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है, डॉक्टर फॉस्टस, और फिर उसके बाद आपको शेक्सपियर का बहुत सारा वर्क जो है इसी एज में पब्लिश हुआ। ठीक है। अब उस वक्त दो बहुत फेमस सेलर हुए। पहला का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि 1492 में उसने अमेरिका का खोज किया, जो इटली के निवासी थे। और अगला जो फेमस सेलर है वो है वास्को डिगामा। उन्होंने 1497 में इंडिया को डिस्कवर किया था, जो कि एक पोर्टुगीज यानी कि पुर्तगाल के एक्सप्लोरर थे। अब दोस्तों यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तव में वास्को डिगामा ने इंडिया का खोज नहीं किया था। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे कि हु हैज डिस्कवर्ड इंडिया, तो आप बोलोगे कि अरे भाई, इंडिया खोज तो वास्को डिगामा ने किया था। नहीं, क्या वास्को डिगामा खोजने से पहले भारत नहीं था? और वास्को डिगामा ने जब भारत का खोज किया था तो सिकंदर ने किस देश पे आक्रमण किया था? उसने भी तो भारत पे ही आक्रमण किया था। तो हम लॉजिकली बोल तो सकते हैं कि भाई सिकंदर जो था वो पहला आदमी था जिसने भारत का खोज किया था, क्योंकि उसने भारत पे आक्रमण कर चुका था वो। ठीक है। तो वास्को डिगामा ने क्या किया था कि वो दरअसल जो इंग्लैंड से या फिर पुर्तगाल से ये बोल सकते हो, तो उसने समुद्री रास्ता का खोज किया था कि इस रास्ते से आप भारत में पहुंच सकते हो। तो उसने समुद्री रास्ता का खोज किया था, ना कि भारत का खोज किया था। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।